शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह कि मानसून का सत्र, संसद का जो मानसून का सत्र है वो तो समाप्त हो गया। इसमें न तुम जीते न हम हारे, दोनों तरफ की बात यही है। विपक्ष कह रहा कि उसने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि इस बार चलने ही नहीं दिया, तो उसकी बाँचें खिली हुई हैं। उसने पूरा जो मानसून सत्र, पहले कुछ लोगों को सुना देते हैं, लेकिन बता देते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद हम वो बाइट भी आपको सुनाएंगे जो आज दिन भर लोगों ने कही हैं, बताई हैं। तो मानसून का सत्र चढ़ गया किसकी भेंट? जेएनजी की भेंट। 20 तारीख से मानसून का सत्र शुरू हुआ और 20 तारीख को ही जेएनजी का आंदोलन शुरू हो गया। वो आंदोलन क्या शुरू हुआ कि संसद का सत्र पूरा उसमें धुल गया। हालांकि 9 सितंबर को ये 9 अगस्त को ये खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बवंडर। और मानसून का सत्र जो 13 अगस्त तक चलना था वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि काम हुए भाई, कुल 12 विधेयक पेश हुए, जिसमें से 11 पास हुए। एक जो FCRA का बिल था उसको JPC को भेज दिया गया। लोकसभा में मात्र 13% काम हुआ, राज्यसभा में 33% काम हुआ। मात्र एक विषय ऐसा था नीट वाला जिस पर डिबेट हुई, बाकी पूरे समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन सरकार ने भी अपने कदम पीछे खींचे। पहले तो सरकार लगातार हट रवैया अपनाए हुए थी और बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में सरकार ने थोड़ा लचीला रुख अपनाया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ में अमित शाह ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जब भी चाहें, जैसा चाहें हम, और जिस विषय पर चाहें हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष भी अड़ा रहा, वो अपनी मांगों की फहरिस्त लगातार लंबी करता रहा। धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा मांगा, इस्तीफा हो गया तो उसके बाद गृह मंत्री से बयान की बात की गई और गृह मंत्री ने जब कहा कि हम बयान देने के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, तो उन्होंने कहा कि हमें लेक्चर नहीं, एक स्टेटमेंट चाहिए कि आखिर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। कुल मिलाकर के पूरा मामला इसी पे अटक गया और इस बीच सरकार ने अपने काम कर लिए, 11 विधेयक पास करा लिए। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हो गया और वो विधेयक था माइनिंग का। ये माइनिंग के इसको लेकर के अभी काफ़ी विरोध चल रहा है। माइनिंग में का ये है कि अब केंद्र की सरकार ने जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की जो खुदाई होनी है, कंपनी को जो अलॉटमेंट होनी है, उसमें अब राज्य सरकारें टैक्स नहीं लगा पाएंगी। इसको लेकर के झारखंड ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। झारखंड ने कह दिया कि हम इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और भी दूसरे स्टेट भी इसमें सामने आ गए हैं जो कह रहे हैं कि माइनिंग का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास बराबर बराबर है। केंद्र ने इसमें राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है और हम अब इस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसको लेकर के हंगामा छिड़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष की जीत इस मायने में हुई है कि जो बड़े बिल आने थे वो नहीं आ पाए। सरकार जुगाड़ कर रही थी कि 361 सांसद मिल जाए तो जो रीलाइनिंग का जो मामला था, यानी कि फिर से जो संसद को जो बढ़ाने के लिए एक बार फिर से लाइन को रीड्रॉ करना था, वो बिल नहीं ला पाए। FCRA बिल को JPC में भेजना पड़ा। महिला आरक्षण बिल को उसके साथ जोड़ना चाह रहे थे लेकिन वो जोड़ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के मामला दोनों तरफ का बराबर रहा, ना तुम जीते ना हमारे। हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम जरा सुना देते हैं आपको आज दिन भर क्या हंगामा रहा। शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा, किनके खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा, तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से SIT रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं। इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है।
नहीं चला तो तकलीफ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कोशिश की बोलने की, तो जो यहाँ नहीं बोल पाए वो सड़कों पे जाके बोलेंगे, हम लोग की आवाज उठाएंगे, लगातार उठाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के मुद्दे, सब पे जवाब मांगे सरकार से, जमीन पे जाके। पूरी की पूरी बीजेपी नाच नाच के बिल पास कर रही है, नाच नाच के। राज्यों से चुन के राज्यसभा के एमपी सारे आए हुए हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप अपने राज्य में जाएंगे और राज्य की जनता आपसे पूछेगी कि भाई आपके आर्थिक स्रोत पे सीधा कब्जा मोदी सरकार ने कर लिया, क्या जवाब देंगे आप? इसलिए ये जो बिल है ये अडानी के लिए लाया गया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। एक नई परंपरा भाजपा डाल रही है। क्या पार्लियामेंट रबर स्टाम्प है जो सरकार के लाए हुए बिल पर केवल बात करेगी और देश के मुद्दों को छोड़ देगी? जब प्रमुख मुद्दे 2 थे इस देश में और 2 दिन में खत्म हो जाता। एक दिन राम मंदिर पे चर्चा हो जाता और एक दिन नीट परीक्षा पे चर्चा हो जाता। 2 दिन यह हाउस था मेरा 16 दिन का, फिर भी 14 दिन बचता। आप 9 बिल लाए हैं, 9 बिल पर 9 दिन, फिर भी बहुत समय बचा हुआ था। लेकिन इनका इरादा था कि आम लोगों की बात पर चर्चा न हो और कॉरपोरेट समर्थक जो इनकी नीति है, इनके कानून के सब ड्राफ्ट देख लीजिए कि क्या लेकर आए हैं। वो उसी विषय को लेकर के कानून क्या हड़बड़ी था, क्यों पास कराए, रुक जाते, चर्चा करा लेते, इसके बाद पास करते। ये तो नई परंपरा डाले हैं। With the most irresponsible behavior of Mr. राहुल गांधी, मानसून सेशन में जो भी चर्चा होना था, जो भी प्रोडक्टिव काम हो सकते थे, बिल तो पारित हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक व्यक्ति का अहंकार से कारण, ओनली बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ वन पर्सन, पूरा सेशन ये तो डिरेल हो गया। और ये सिर्फ अरोगेंस के अलावा और कुछ कारण नहीं है। अरे भाई, सांसद लोग तैयारी करके आए अपने 0 आवर की 377 में चर्चा के लिए, अपने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पे आप सोचिए 3-3, 4-4 सप्लीमेंट्री सवाल किए जाते हैं। इन सब की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा नहीं होने देना चाहते। और पहले दिन से कह रहे हैं कि जंतर मंतर के आंदोलन पर चर्चा होनी चाहिए। 2 दिन चर्चा हो गई, फिर चर्चा से भाग गए, फिर बोले कि गृह मंत्री जी आके संसद में जब बयान दें, जवाब दे। उसके लिए गृह मंत्री जी ने लिख के तक दे दिया। हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी लिख के दे दिया। उसके बाद बोलते हैं भाषण नहीं सुनना चाहता हूँ। तो क्या करें? राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार से संसद को चलने नहीं देना चाहते। संसद को चलने नहीं दिया। अब किरण रिजिजू जी पूरा बता रहे हैं कि भाई कितना प्रोडक्टिव काम हुआ। जो प्रोडक्टिव काम है वो गिना रहे हैं और विपक्ष लगातार उनको घेर रहा है। राहुल गांधी संसद से निकल करके अब अपने अगले पड़ाव पर चल चुके हैं। उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से आरएसएस पर और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो वहीं दूसरी ओर जो शीला दीक्षित के बेटे हैं मनीष दीक्षित, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर पूछा उनसे मेलोनी को लेकर के, उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अड़ गई है और वो कह रही है कि ये अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के इस तरीके की अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि राहुल गांधी ने उसको कोई तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने मना किया कि हम इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन जितनी कायदे से, जितनी अच्छी तरीके से इस बात को उन्हें इनकार करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने विपक्ष को मौका दिया। लेकिन वापस अपनी उस पर ही आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि मानसून का सत्र न तुम जीते न हम हारे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, जरा हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। पवन रावत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पवन जी, स्वागत है आपका। अंकुर कुमार भारती जी जुड़ चुके हैं, अंकुर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। अरेडी से हमारे छोटे भाई अंकुर सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, आपका भी खैर मकदम है। सुनील त्रिपाठी जी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए धीर गंभीर भी बने रहते हैं और दोनों पक्ष को उतना ही रगड़ते हैं। अपना पूरा जो उनका
दायित्व है उसको पूरा निभाते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो जरा हम रुक करते हैं पवन जी का। पवन जी बताइए भाई, कौन जीता कौन हारा? यहां तो कहा जा रहा है ना तुम जीते ना हम हारे। चलिए, पवन जी तक लग रहा आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। पवन एक और कोशिश करें। पवन जी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप बता सकते हैं कौन जीता कौन हारा। चलिए अंकुर जी के पास चलते हैं। अंकुर जी आप ही बताइए भाई, आप तो सहयोगी हैं पार्टी के, कौन जीता और कौन हारा? संसद का सत्र पूरा, मानसून का सत्र पूरा पानी में बह गया, दिल के अरमा आंसुओं में ढह गए। प्रदीप जी सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने 135 करोड़ भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आरएलडी के अंकुर सक्सेना जी से, सुनिए अंकुर भारती जी आप थोड़ा रुकिएगा, मैं अंकुर सक्सेना जी के पास गया हूं। अंकुर जी सक्सेना जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। अंकुर भारती जी मैं आपके पास आता हूं जी। अंकुर जी आज दो अंकुर हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जी। सर्वप्रथम तो प्रदीप जी मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने संपूर्ण भारत के 135 करोड़ भारत वासियों को और विदेशों में भी हमारे भारत रहे हैं और वहां पर हमारी भारत की मान प्रतिष्ठा और गरिमा की स्थापित कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उनको मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नहीं, आपको भी बहुत बधाई अंकुर सक्सेना जी, आपको भी बहुत बधाई, चैनल की तरफ से भी आपको भी बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा हमें ये बता दीजिए कि देश की जनता तो करीब 150 करोड़ के पास पहुंच रही है और आप 135 करोड़ लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति भी जरा बता दीजिए हमें। नहीं, हमने आपसे कहा जो भारत में और जो भारतवंशी भारत के बाहर भी देश का नाम कर रहे हैं, वो चाहे 150 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ हो, हमारी शुभकामना संदेशों में जितना भी भारत मानने वाले लोग हैं सब सम्मानित हैं। और आपको प्रदीप जी विशेष तौर पर बधाई कि आपके नेतृत्व में जो आपका सम्मानित समाचार चैनल है आज उसने 16 वर्ष की बालिक उम्र मतलब 16 वर्ष की जो सावन के महीने में आयु प्राप्त कर ली, तो उसके लिए आपको और आपके सम्मानित चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आप ठीक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बाली उम्र को हम लोग ने प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए जी। अब जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, देखिए ये लोकतंत्र है और हम जिस हिसाब से स्वतंत्रता दिवस को आज की डेट में कह लीजिए कि मना रहे हैं, या भारत का जो आम जनमानस है वो तिरंगे की 3 छवियों के बीच में अपने को समाहित करे हुए, ठीक इसी तरीके से लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि संसद में, विधानसभाओं में, सत्तारूढ़ दल में, विपक्ष में कहीं ना कहीं गहमा गहमी और अपनी बातों को लेकर मत भिन्नता चलती रहती है, लेकिन ये मत भिन्नता एक गतिरोध के रूप में परिणित नहीं होनी चाहिए। और बड़े दुखी मन से, व्यथित मन से आपके सम्मानित चैनल पर इस बात को कहना पड़ रहा है कि चूंकि विपक्षी दलों ने हठ धर्मिता का परिचय दिया, जिसकी वजह से जो संसद है, जो सदन है, उनकी कार्रवाइयों को स्थगित करना पड़ा या उन कार्रवाइयों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। तो मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बार पुनः विपक्षी दलों से निवेदन, वो इस चीज पर, इन तथ्यों पर विचार व्यक्त करें कि जो आम जनमानस का पैसा है, जिसको वो टैक्स के रूप में हम लोगों को प्रदत्त करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन होता अंत में आम जनमानस का है, क्यों उनकी कार्य प्रणाली की वजह से इस तरीके का गतिरोध संसद में उत्पन्न हो रहा है। हम लोग निरंतर आम जनमानस के मुद्दों को उठाते रहे हैं और भविष्य में भी उठाते रहेंगे और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए विपक्ष की प्रणाली से निश्चित रूप से जो संसद में इस तरीके की जो धनहानि हुई है, उस धनहानि का दुरुपयोग और जो आम जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है, उसको आम जनमानस ने भी कहा है कि विपक्षी दलों की केवल हठधर्मिता के कारण ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको इसका दुष्परिणाम ईवीएम का जब रिजल्ट आउट होगा तो उसके रूप में इनको उठाना पड़ेगा। चलिए, मतलब ये है, आप सही करें कि ना तुम जीते ना हम हारे, और अगर कोई हारा है तो वो लोकतंत्र हारा है, देश का प्रजातंत्र हारा। अंकुर भारती जी बताइए भाई, कौन जीता और कौन हारा? देखिए प्रदीप जी, मेरे नजर में ना तो कोई जीता ना कोई हारा, हार गया लोकतंत्र। इसलिए क्योंकि मेरे नजर में
जो बच्चों के मुद्दे थे, जो छात्रों के मुद्दे थे, असल मुद्दे कहीं ना कहीं अभी भी वो ठंडे बस्ते पे समा के रह गए। मेरे नजर में जो मेन मुद्दा रहा नीट पेपर को लेके, और जो हमारे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, किसने आदेश दिया उनको पैलेट गन चलाने का, किसने आदेश दिया उनको उन पर इतने सारे अत्याचार करने का? गृह मंत्री उसको बताए। और गृह मंत्री कहीं ना कहीं उनको डर था कि हमारी सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए, कहीं ना कहीं उल जलूल बातों को लेके। वो चाहे होते तो 2 ही से 3 दिन के चर्चा में खत्म कर चुके होते, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं इस विषय पे बात करने के फिराक में नहीं थी। आप देखिए, इन्होंने कहा कि अगर ये चाह गए होते, जो ये बच्चों का, जो छात्रों का ये आंदोलन इतने लंबे दिनों से चला, ये चाहते तो देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर या खुद मंत्री वहां पर जाके भाजपा के चाहे होते तो इस मामले को वही खत्म कर चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं इस माहौल को बिगाड़ने में देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सरकार जो है कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित रही। और रही बात आपने जिस तरह से कहा कौन जीता और कौन हारा, तो सर मेरे नजर में तो यही है, ना हम जीते और ना ही हम हारे हैं। हारा तो सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र में इन बच्चों का जो शिक्षा प्रणाली है वो फिर से हार गए। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनके बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ना सत्ता पक्ष जीता ना विपक्ष हारा, अगर हारा तो लोकतंत्र हारा। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा भारती जी, कि क्या राहुल गांधी जी को मुन्ना भाई MBBS पिक्चर बहुत भा गई है क्या? वो जब देखिए तब लोगों को झप्पी दिया करते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले पड़ जाते हैं, वहाँ झप्पी दे देते हैं उनको, और कभी कल वो दीक्षित जी को झप्पी दे दिया। अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा था, उनको झप्पी दे करके, और दीक्षित जी ने जो बात उनसे पूछ ली, उस पूरे प्रोग्राम को विपक्ष के हाथों उन्होंने गिरवी रख दिया। देखिए, तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम पैरेड गन बरसाएं क्या? आप क्या चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम की बातें करके उलझा के रखें क्या? नहीं, अगर गले मिलकर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम की सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। बात यह है कि एक देश की राष्ट्रीय अध्यक्षा मेलोनी, उनको लेकर के इस तरीके से बयानबाजी करना इतने बड़े मंच पर, क्या आपको शोभा देता है क्या? कि आप कहीं मेलोनी की बात तो नहीं करें? दोनों राष्ट्रीय भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे अब वो राष्ट्र की राष्ट्रीय अध्यक्षा अपनी इटली की, उनके संबंधों को इस तरीके से करना पूरे भरे मंच में, आप बता दीजिए क्या आपको शोभा देता है क्या? और इस तरीके की झप्पी से क्या आपको नहीं लगता जो आपके कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने कुछ गलत तरीके से कुछ ऐसा करा, क्योंकि मेरे नजर में जो प्रदेश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको जग जाया किया है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। क्या ये हमारी विदेश नीति है क्या? जी, उन्होंने तो ये बताने की कोशिश की। अब ये बात अलग है कि अब सत्ताधारी लोग उसको गलत तरीके से उसको उठाए। वैसे भी राहुल गांधी को तो ये लोग कहा करते हम सीरियस नहीं लेते, और ये लोग घबराते भी राहुल गांधी से ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी के ये देखिए, आप सत्ता पक्ष की नींद छीन लीजिए, आप कुछ भी करिए, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। आप विपक्ष हैं, आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए, सत्ता पक्ष का काम है कि वो आपको जो भी करना वो करे आपके साथ में। लेकिन मामला ये है कि जब देश की बात हो तो वहां पर इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। आगे बढ़ते हैं, भारती जी हम आएंगे, निखिल खत्री जी के पास चलते हैं। निखिल खत्री जी, आप बताइए कि अंकुर भारती जी ने एक बढ़िया बात कही, हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। न तुम जीते न हम हारे, बल्कि शर्मनाक ये है कि लोकतंत्र हार गया। ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली प्रदीप जी, और ये बात इन्होंने इसलिए बोली है, अगर हम फैक्ट्स पर आ जाएं तो हम सबको पता है, और जिनको ना पता हो आपके चैनल के माध्यम से बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा देश का मंदिर है उस सांसद उसका 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए है, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपए है, और एक दिन में 6 घंटे सांसद चलेगी तो 9 करोड़ है। तो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीतियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, सभी का सभा पानी में मिट्टी में पलित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कुछ संसद नहीं चलने दिया है। और बताइए 18 दिन बाद हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी आते हैं, 18 दिन बाद संसद में आते हैं, और मात्र 3 मिनट 10 सेकंड में वंदे मातरम गान के बाद हाउस एडजर्न हो जाता है। मतलब कि कोई बात नहीं हो पाती है। 18 दिन से अगर विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री जी को
अपना क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। पर गृह मंत्री पता नहीं कहां गायब थे तो वो दिल्ली में ही, पर उन्हें हिम्मत नहीं थी संसद तक आने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कोई कार्य गलत किया है। और प्रदीप जी, आपको मैं एक और बात बता दूं, इसके बाद जो जितेंद्र सिंह राणा जी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला संसद में कि गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है, गोली चलाने का आदेश एसडीएम, डीएम या मजिस्ट्रेट देता है। बताइए कितनी बड़ी बात है। और जो जितेंद्र सिंह राणा जी ने जो संसद में एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पीएमओ में वो एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, 12 साल से वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। पीएमओ का मतलब जो नरेंद्र मोदी जी के बाद जो पूरे पीएमओ का कार्यभार संभालता है वो जितेंद्र सिंह राणा जी है। 26 में 2014 से लेकर अब तक वो कार्यभार पीएमओ को संभाल रहे हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है, डीएम एसडीएम या जिला प्रशासन देता है, तो इनके मुंह पर पट्टियां बन जानी चाहिए। इनके मुंह पर, मैं समझता हूं कि इनके मुंह पर बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो राम मंदिर पर गोली चलवाने की बात करते थे, इन सबको पता लग गया कि गोलियां आखिर किसने चलवाई थी। तो ये इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को बुराने का काम करती है, और हम तो इनकी एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि संसद में अमित शाह जी आए क्यों नहीं। जो दिल्ली में जो पैलेट गन का इस्तेमाल हो गया था, प्रदीप जी मैं भी उस धरने में था, और 20 तारीख को मैं भी था वहां पर। बर्बरता पूर्वक, हमें नहीं पता वो पुलिस थी क्या थी, वो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने बच्चों पर, हम पर ऐसे लाठियां बरसाई। ठीक है, निखिल खत्री जी, निखिल खत्री जी ठीक है जी, नहीं निखिल खत्री जी ठीक है, नहीं आपने धरना सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हो गई बात आपकी, हो गई पूरी बात हो गई आपकी, हो गई निखिल खत्री जी बात आपकी पूरी हो गई। आप सवाल सुन लीजिए निखिल खत्री जी, ठीक है। अरे आप धारा प्रभाव बोलेंगे, आप रद्द करके आएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। निखिल खत्री जी सुनिए, अरे सुनिए भाई, अभी देश में बुलेट ट्रेन नहीं चली है, काहे आप बुलेट ट्रेन चला दे रहे हैं? अभी बुलेट ट्रेन चलने में 10 साल और बाकी है, थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए। मामला ये है, आप बताइए, आप ये बताइए कि आपने एक दिन चंदा चोरी का मामला उठा लिया, आंदोलन कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, ये चंदा चोरी का मामला आप लगातार संसद में उठाएंगे और गृह मंत्री को भगोड़ा कहेंगे, ये शब्द शोभा देता है क्या? प्रदीप जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बहुत अच्छे एडिटर हैं, वे जो व्यक्ति अगर नहीं आ पाता, जो व्यक्ति किसी से भागते तो उसे भगोड़ा कहते तो और नहीं कहते हैं। अगर आप रूल बुक में लिखे तो रूल बुक में ही लिखा हुआ कि जो व्यक्ति एक जगह अगर प्रस्तुत नहीं होता है, एक जगह प्रेजेंट नहीं हो पाता तो उसे भगोड़ा कहते हैं। तो 18 दिनों तक जो देश के गृह मंत्री को भगोड़ा कहना उचित है क्या? देश की जो समस्याएं हैं, जो देश की जो बातें हैं, उनसे भागते बताइए, कोई बात नहीं, लापता आप कहिए कि नहीं है, संसद में नहीं आ रहे, वो बात अलग है, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए थी। चलिए, पवन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन रावत जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा संजीव निगम जी से भी एक इंटरेक्शन ले लें, फिर आपके पास। संजीव निगम जी, आप बताइए भाई, कौन हारा है? लोकतंत्र हार गया क्या पूरी? और प्रदीप जी, अभी मैं सारे लोगों को सुना, आरएलडी के प्रवक्ता अंकुर जी भी बोल रहे थे कि साहब ये नुकसान हो गया इतना, ये विपक्षी ने। अब आप बताएं, हमारी मत माने और किसी भी विपक्षी दल को मत माने, आप अपने कम से कम पूर्वजों को मान लें। जो सुषमा जी ने उस समय कहा था जब वो विपक्ष में थी, अरुण जेटली ने कहा था, वो मान ले। अटल बिहारी वाजपेयी, आप उन्हीं की मान ले। उन्होंने क्या कहा, साहब नुकसान हुआ, उसमें 4% 5% तक का काम हुआ था, आज तो फिर भी ज्यादा हुआ, 19% लोकसभा में, तो उन्होंने नुकसान किया। उसके बाद देश का कितना, आप मुझे ये आप क्यों भूल जाते हो? आप कम से कम अपने ही पूर्व के नेताओं से अगर आप सबक ले लो, सीख ले लो, तो इस तरीके से बातें। 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा आता है, और भारत का जो आम आदमी है, जिसको आम आदमी कहते हैं, 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष नहीं कमा पाता है? आप कीमत नहीं समझते? कैसे पैसा, अगर जेब से 1 रुपया भी गिरता है तो तकलीफ होती है, आप इस पैसे को जाया दे रहे हो। ये चाणक्य है, चाणक्य की जिम्मेदारी आप लोग अपने दल में बोलते हो कि जो है अमित शाह जी को है, तो क्या संसद में वो चाणक्य की अपनी जो है नीति नहीं चला सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला साहब, ये मैं इसको सरासर सरकार का फेल्योर मानूंगा, नाकाबिलियत उनकी साबित हुई है। और अगर वो नहीं चला सकते हैं, और अगर आगे भी ऐसे करना है इनको, अरे भाई टैक्ट किसको होता है? भाई आप हमेशा क्या लाठी और डंडे से काम चलाओगे? अरे पढ़े लिखे योग्य आदमी का क्या मतलब? आप टैक्स बोलिए, आप टैक्स नहीं, आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए कि भाई हम नहीं चला सकते हैं, हम नहीं चला पाएंगे। आपने जो दूसरा नहीं चला पाता, उस समय मुझे याद है जो उपराष्ट्रपति महोदय थे जगदीप धनखड़ साहब,
कोई बात आई होगी, जो भी आई होगी, आपने उनको फटाफट वो कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से क्यों जो है परेशान कर रहे हो जनता के पैसे को, जो है पानी में आप मिटा रहे हो, जब समझ में नहीं आता। और दूसरी बात एक आ रही, क्लेम साहब मैं संसद में तो आ रहे थे, मुझे याद आ गया वो दिन ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था कॉलेज से, तमाम लड़के आते थे, लाइब्रेरी में बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, क्लासरूम में नहीं आ रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या लॉजिकल बात कर रहे हो? है संसद में आते हो, अपने कमरे में बैठ गए, टेलीविजन में देख रहे हो। अरे आपको लोगों ने चुनकर सरकार की जिम्मेदारी आप में, आप जाइए, 10 बार बुलाइए, 10 बार बैठिए, आप जो भी कुछ करिए। दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जी संजीव जी ठीक है, जरा पवन जी आप बताइए, आप कह रहे हैं संजीव निगम जी की एक ये तो चाणक्य का फेल्योर है, क्या आपकी सारी नीति फेल हो गई कि संसद को ना चला पाए आप लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चलाते हैं, तीसरी बार बहुमत की सरकार हो गई आपकी, इतना बड़ा बहुमत आप लोगों ने जुटाने की कोशिश की कि संविधान का संशोधन भी करा ले, लेकिन एक अदद संसद नहीं चला पाई, ये जानबूझकर किया क्या आप लोगों ने? बहुमत की सरकार कौन सी प्रदीप जी? अरे ना ना निखिल खत्री जी, बहुमत की सरकार की बात कर रहे हैं, वो भी बता दीजिए। निखिल 240 वाली बहुमत निखिल खत्री जी ऐसे नहीं, ये डिबेट ऐसे नहीं चलती है, कोई भी नहीं। जब तक पहले हम सारे लोगों को चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद हम जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। पवन रावत जी। जी नमस्कार जी, पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अभी मुझे खुशी हुई कि आपके चैनल को 16 वर्ष सफलतापूर्व प्राप्त हुए। मैं चाहता हूं ये 16 वर्ष 160 वर्ष हो और आप इसी प्रकार से जनता से जुड़े हुए मुद्दे मिलें। जी देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये फेलियर जो है ये वास्तव में भारत के लोकतंत्र का फेलियर है। जब भी लोकतंत्र होता है होती है और विपक्ष कभी दूसरे से संतुष्ट नहीं होता, हम भी। और आज जो लोग विपक्ष में है वो तरीके से निर्वाह नहीं, कारण ये है कि एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। इनकी एक नैरेटिव टीम है जो विदेश से इनको पूरा फंडिंग करती है, वो तय करती है कि आपको कौन से मुद्दे चलाने हैं, आपको क्या चीजें लेकर के आनी है, क्योंकि जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आप समझिए लोकसभा शुरू होने वाली उससे कुछ समय पहले सीजेपी का आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन शुरू होता है। आज झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, आज केरल में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। वो कहाँ है वो लोग जो इनके जो लोग थे? कुछ नहीं, जनता के पैसे को खराब को व्यतीत करने के लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा था। आप देखिए ना, एसआईआर को लेकर के पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र इन लोगों ने खराब कर दिया। ये कोई तरीका को लेकर के कोई विचार विमर्श था? आपको किसी बात को लेकर के कोई विषय है तो एक दिन चर्चा होगी, 2 दिन चर्चा होगी, संसद के बाहर बैठिए तो आप उस चीज को प्रॉपर रूप से उठाइए। बात थोड़ी नहीं होती है, आप अन्य मुद्दों को लेकर के आइए, अन्य मुद्दों पर बात कीजिए। जनता जो बिल आ रहे हैं उन बिलों पर बात कीजिए, उनको लेकर के चर्चा कीजिए, पक्ष रखिए, विपक्ष रखिए, उसमें पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए। ये क्या खटधर्मिता लेकर के बैठ गई और संसद की कार्रवाई रोक दी। इस प्रकार से लोकतंत्र का ये तो सरासर हानि होगी ना प्रदीप जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, लोकतंत्र की हानि हो गई। लेकिन पवन जी सबसे बड़ा सवाल यही है, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता तो आपके पास में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदीप जी, ये मैंने बताया ना, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर के हैं, क्योंकि हम दोनों ही लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष के पास होती है ना, बनता है वो जनता का बनता है। हमने तो पूरी कोशिश कर, पवन रावत जी, बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। कहते हैं जब पेड़ में फल लग जाता है तो वो पेड़ झुक जाता है, आपको भी थोड़ा झुक करके विपक्ष को अपने साथ मिला करके चलना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल हम झुके नहीं, कैसे झुके? हम झुके। कल तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, एक अकेला सब पर भारी वाली बात नहीं है प्रदीप जी। बात ये है कि देखिए वो उनकी डिमांड की, अब हमने कहा भाई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, हमने वो चर्चा की नहीं साहब, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए। मतलब मुद्दों से ज्यादा वो व्यक्ति से ज्यादा फिर उनका अहंकार, ये चीजें संसद को डिरेल कर रही है ना। अहंकार कहें इसको, विपक्ष का अहंकार कहें या इसको सत्ता पक्ष का अहंकार कहें या दोनों का कहें? चलिए हम ये सवाल आपसे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं सुनील त्रिपाठी जी, उनसे समझ लेते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आप बताइए ये किसका अहंकार है, किसकी वजह से लोकतंत्र कलंकित हुआ है? सत्ता पक्ष की वजह से या विपक्ष की वजह से? आप निर्छीर विवेक कर दीजिए। देखिए प्रदीप जी,
आपने कहा कि तुम जीते कि हम हारे, इसमें मैं 2 लाइन और बढ़ाना चाह रहा हूं। जनहित के मुद्दों से तुम भी किनारे हम भी किनारे, न तुम मित्र जीते न हम यार हारे। आज विपक्ष और पक्ष के बारे में मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी वो मुद्दे कहीं सत्र में इस बार दिखाई पड़े न पिछली बार दिखाई पड़े। प्रदीप जी, पूरा सत्र पिछली बार नरवणे जी की किताब खत्म हो गया, इस बार कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे खत्म हो गए। सत्ता पक्ष तो चाहता ही नहीं कि चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष भी उसमें से कम नहीं। यदि आपने कहा कि जिस पेड़ में पौधे फल लगते हैं वो झुक जाता है, लेकिन कभी आपने ये भी देखा कि उसकी डालियां लोग इतना झुका देते हैं कि टूट भी जाता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो वही हाल विपक्ष का है, वही हाल सत्ता पक्ष का। मैं तो सोचता था हो सकता है कुछ जनहित के मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी आए और सत्ता पक्ष को घेरने प्रयास करे कि आज महंगाई की चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, किसान खाद परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, लेकिन इन मुद्दों पर कभी चर्चा होती हुई ना हमको विधानसभा में दिखाई पड़ी है न लोकसभा में भी दिखाई पड़ी। महंगाई भी 4.45 हो गई है, जो 4% की हमारे प्रदेश की उस जनता की जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे सांसद महोदय जाएंगे, हमारी आवाज लोकतंत्र के उस मंदिर में रखेंगे जिन समस्याओं से हम ग्रसित हैं, मुझे अब दिखाई नहीं पड़ता है। और जिन अशोभनीय शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है, ये राजनीति भी मैंने अपने, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप जी, आपने भी उस दौर में नहीं देखा होगा। लोग नोक-झोंक करते थे, फिर कैंटीन में बैठ चाय पीते थे, मुस्कुराते हुए फिर मैदान में आते, जैसे हम लोग डिबेट करते हैं। डिबेट करते समय लोग समझते हैं कि हम लोग दुश्मन एक दूसरे के हैं, ऐसा नहीं है। बात खत्म होती है, डिबेट खत्म होती है, बात खत्म होती है। लेकिन पूरे मुद्दे में आप देखिए, जब तक सत्ता चला है, आप भी कह रहे करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उन महाशयों को नहीं समझ में आ रहा है जिनको लोकतंत्र के सिपाही चुन के भेजते हैं, उनको नहीं समझना चाहिए कि करोड़ों रुपया बैठ के यहां जा रहा है हमारा, कि टैक्स पेयर पैसा के लिए हम यहां आए हैं। लेकिन अब तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि राजनीति जिस दौर पर चलना चाहिए उस दौर पर चलती नजर आती है। और राहुल जी को मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, हमारे अंकुर जी नाराज हो जाएंगे, राहुल जी हमेशा ही टर्न काम करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। मैं पवन जी बार बार कहता हूं आगे प्रवक्ताओं से, सबसे पहले माला आप राहुल जी को पहनाइए, और जब तक राहुल जी रहें कांग्रेस में आप कहीं नहीं हारेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आए गृह मंत्री जवाब दे, फिर कहते हैं हम प्रवचन सुनने थोड़ी ना आ रहे हैं। एक तरफ किरण रिजिजू से आप बवाल करते हैं, फिर हाथ पकड़ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मोदी जी को कुर्सी धराते हैं, सदन में आंख मारते हैं। ऐसे ऐसी घटनाएं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप ऐसा करते करेंगे, जनता तो भाजपा से उब चुकी है प्रदीप जी, मैं भी समझ रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने, लेकिन किसकी तरफ जाए, समस्या जनता के सामने आज ये बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अंकुर जी के पास चलते हैं। अंकुर जी, ये तो मुद्दा हो गया, लेकिन आप भी लोग जो भी काम करते हैं सत्ता पक्ष वाले, वो कुछ ऐसा काम करते हैं ना जो विपक्ष को थोड़ा हमेशा नागवार गुजरता है। आप लाएंगे डिमार्केशन बिल, लाएंगे कि इस तरीके से डिमार्केट किया जाए कि जीवन भर सत्ता आप ही के पास रहे, दूसरे के पास जाए ना। उसको महिला आरक्षण के साथ जोड़ेंगे, जबकि महिला आरक्षण ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। दूसरा बड़ी बात, एक बिल आपने पास कराया है, उसकी चर्चा बहुत कम सुनाई दे रही है। जो सारे स्टेट बड़े नाराज हैं, जहां जहां पर खदानें हैं, आप जहां कोयला है, जहां आयरन ओर है, उन सब पर आपने पाबंदी लगा दिया कि स्टेट अब उस पर टैक्स नहीं लगा पाएगा। और झारखंड तो कह रहा कि हम गली गली जा करके इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। इसी तरीके से केरल भी कह रहा है। भाई क्यों ये फेडरल सिस्टम पर अटैक है क्या, कि माइनिंग अगर किसी राज्य में है और उस राज्य का मुख्यमंत्री उस पर टैक्स नहीं लगा पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स लगाएगी। अंकुर सक्सेना जी, देखिए ये आपने अच्छा रहा कि नाम किया, नहीं तो क्लियरिटी नहीं थी कौन से वाले अंकुर। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपने, अगर पार्लियामेंट में कोई बिल लाया गया तो क्यों लाया गया? पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है चर्चा परिचर्चा के लिए, और विपक्ष तो उससे भाग रहा है। हम लोगों के द्वारा जो बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, वो बिल प्रस्तुत करने का ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया, उससे पहले उसके विषय में जानकारी दी जाती है कि अंकुर जी ना कैसे जानकारी दी जाती है। लगातार भ्रम में रखा गया, कभी कहा गया कि 12 तारीख को महिला आरक्षण बिल लाएंगे, कभी कहा कि 13 तारीख को लाएंगे, 3 दिन के लिए अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। आप लोग बीएससी में पूरा मुद्दा रखते नहीं है।
नहीं, पूरा मुद्दा रखते हैं, लेकिन आदमी मुद्दा सुनने के लिए वहां पर विपक्षी जो सांसद है उनकी उपस्थिति भी तो आवश्यक है। वो लोग तो बेल में जाकर शोर मचाते हैं या सदन के अंदर कदम नहीं रख के बाहर लॉबी में शोर मचा रहे हैं। तो जब आप सदन की कार्रवाई में भागीदारता और सहभागिता नहीं सुनिश्चित करेंगे तो आपको मुद्दों का और बिलों का पता कैसे चलेगा? ये बात ठीक है, लेकिन जब सदन नहीं चल रहा है, सुन लीजिए अंकुर जी, जब सदन नहीं चल रहा है, आप देख रहे हैं हंगामा हो रहा है, तो ऐसे में इतना महत्वपूर्ण बिल पास कराने की आपको दरकार क्या थी? जैसे आप बिल जैसे दूसरे, सुन लीजिए, जैसे दूसरे बिल रोके ना, वैसे इसको भी रोक लेते। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको विपक्ष के द्वारा ऐसा नैरेटिव प्रस्तुत किया जाता उनके संज्ञान या जानकारी में नहीं था, पर विपक्षी दलों के द्वारा केवल एक कह लीजिए अपनी लाइन सेट कर दी गई है कि हमें हर चीज का विरोध करना है, हमें हर मुद्दे पे मचाना है। आपने झारखंड का नाम लिया, वहां पर विपक्ष की पार्टी है, आपने केरल का नाम लिया, वहां पर भी समर्थित दल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे विपक्षी दलों के द्वारा एक मुद्दा भी राजनीति की जा रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे जंतर मंतर के धरने प्रदर्शन को लेकर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोले मैं तो स्वयं वहां पर मौजूद था, आप स्वयं वहां पे मौजूद थे। तो इससे तो ये मैसेज जा रहा है कि छात्रों को बरगलाया गया और विपक्षी के दलों के द्वारा कहीं ना कहीं। झारखंड में भी तो आप है ना, आपको पूरा झंडा, झारखंड में भी तो आप है ना, आप पूरा झंडा लेकर के बंद का आह्वान कर रहे हैं। अंकुर भारती जी बताइए भाई, इतना ठीक है? नहीं प्रदीप जी, और आप पार्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, आप पार्टी देखिए आपने क्या किया, वहां पे मुख्यमंत्री का निवास ऐसा बनाया गया था कि जिसमें इंपोर्टेड टाइल्स और इंपोर्टेड टॉयलेट बने हुए। तो कहीं ना कहीं आम जनता के जो धन का दुरुपयोग है वो तो आपने और समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने किया। ठीक है भाई, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज, अंकुर जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज पर आप लोगों ने धरना दिया, बिना बताए धरना दिया। अरे भाई, विपक्ष धरना देगा तो बता करके धरना देगा कि हम आपके यहाँ धरना दे जा रहे हैं। बताइए, विपक्ष अगर धरना देगा तो वो बताएगा कि प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना देने जा रहे हैं, और आप लोग इजाजत दे देंगे क्या? नहीं, बात धरने या प्रदर्शन की नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि छात्रों को बरगलाने के लिए जब हम लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि छात्र आंदोलन नहीं है, इसको विपक्षी दलों के द्वारा कहीं ना कहीं भड़काया गया, ये उकसावे में छात्रों के ऊपर, छात्रों को भड़का रहे हैं ये लोग। तो उस समय तो विपक्षी दल कहीं पर नहीं बोल रहे थे। चैनल पर बैठकर समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं वहां पे उपस्थित था। तो छात्र, ठीक है, अंकुर भारती जी बताइए, आपने हो हंगामे के बीच में इतना महत्वपूर्ण बिल पास हो जाने दिया, और आप कह रहे हैं कि ये फेडरल सिस्टम पर अटैक है, ये राज्यों को काम नहीं करने दे रहे हैं। तो आपने पास ही क्यों होने दिया? ऐसी नौबत क्यों आई कि वो बिल पास हो गया? आपको जाकर के वहां पर चर्चा करनी चाहिए थी। बिल के पूर्व इन्होंने एक बात कही है कि हम लोगों ने वहां पर जाके प्रदर्शन को उग्र किया। एक आईना इनको दे दीजिए अंकुर सक्सेना जी को, और झारखंड में इनको आईना के सामने खुद से अपने प्रश्न पूछे कि इस समय वहां को भड़का कौन रहा है, झंडा भाजपा का झंडा कौन दे रहा है, कौन वहां पर पश्चिम बंगाल से लोगों को भेज रहा है, बताएं आप। बताइए, और रही बात आप जो कह रहे हैं कि बिल पास होने की, सुनिए जी, बिल बताइए अंकुर जी भाई, आपका भी तो झंडा का पूछ रहे सवाल आपसे। आप तो छात्रों वर्सेस छात्रों में अंतर कर रहे हैं। वही छात्र जब जंतर मंतर पे आगे प्रदर्शन कहते हैं तो वो केवल छात्र रहते हैं, और जब झारखंड में वही छात्र जिसने झारखंड लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन पकड़े गए, और वो भी आप ही की सीआईडी के द्वारा पकड़े गए, तो आप कह रहे हैं कि वो विपक्षी। सबसे बड़ी बात ये है सक्सेना जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप वहाँ झंडा लेकर गए, मामले को उग्र करने का काम किया आपने। बात तो समझिए, हम लोगों ने देखिए किसी भी जगह पे कोई भी कार्यक्रम रखा हो, लेकिन हमने कभी कांग्रेस के झंडे का प्रयोग नहीं किया, किसी भी पक्षी दलों ने अपने पार्टी के झंडे का प्रयोग नहीं किया। और आप सीधे तौर पे, आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहीं ना कहीं आप उस आग को भड़काने का काम कर रहे हो। इस बात की सच्चाई को समझिए। जवाब नहीं सुनिश्चित होगी का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया उनके लिए किसकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री झारखंड अपना इस्तीफा दे रहे हैं? हम लोगों ने केंद्र सरकार का जो मामला आया तो आप लोगों ने अपनी फिर से देखा कि पिता की राजनीति के अंतर्गत माननीय धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा किया। आप क्या सिलसिला उनकी कोई चीज नहीं है? आप लोग पिता को राजनीति का कई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं रखते। आप लोग छात्रों की जो जांच मांगे उनके पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।
आप लोग मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। चलिए ठीक है भाई, ठीक है अंकुर जी रुकिए। दोनों अंकुर से अनुरोध है कि दोनों लोग रुकिए भाई। मैं दोनों अंकुर जी से अनुरोध करूंगा, दोनों लोग रुकिए। निखिल जी आप ही क्या बात है? मैं थोड़ा सा जी हाँ, मैं मुझे निकलना भी है थोड़ा सा, मुझे पहले मौका दे दीजिए आज। मैं हाँ संजय निगम जी अपनी बात रख लीजिए भाई। हाँ देखिए, अभी मैंने सुना, पवन जी को भी सुना, अंकुर सक्सेना जी को भी सुना। पवन जी भी कह रहे हैं कि साहब 20 जुलाई से संसद शुरू हुआ, उसके पहले छात्रों ने आंदोलन। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जो है चौमुखी सरकार है, जब इतना मानती है तो 1 महीना उनको दिया क्यों? जो 20 जून से आंदोलन शुरू हुआ था सीजीपी का, उसको 2, 4, 6 दिन, हफ्ते 10 दिन में आप संजीव कर देते। संजीव निगम जी आप तो मुझे ये बताइए, इतना महत्वपूर्ण बिल पास हो गया, विधेयक बन गया, और अब आप कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम पर अटैक है। आपने ये हंगामा करने की जगह वहां जाके बहस क्यों नहीं किया? हाँ, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। सारा का सारा आप जो है विपक्ष के ऊपर आप ठीकरा फोड़ दो। ये जल्दी से जो फॉर्मेलिटी, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपने बिल पास करा लिया, आपने फॉर्मेलिटी कर दी, सारा दोष विपक्ष का है। अरे हम ये कह रहे हैं कि जब चाणक्य कहा जाता है तो सिर्फ पार्टी के लिए चाणक्य नहीं, चाणक्य का काम तो क्या, सत्ता पक्ष ने पास तो करा लिया, यही तो चाणक्य है। आप हंगामा करते रहिए, वो अपना काम करेंगे। वो पास करा लिया। आप पूछिए जाकर के, इन्होंने अभी कहा है कि वो विपक्ष की सरकारें हैं केरला में और झारखंड में। आप अंतरात्मा से पूछिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, वो आप उसको तो मुंह में टेप लगा दिया। अंतरात्मा क्या होती है भाई? संजीव निगम जी, इस कट्टरवादी राजनीति में अंतरात्मा की आवाज कहाँ है? स्टेट का आपने जो है छीन लिया, हक छीन लिया, सिवाय आपने बिजनेस पॉलिसी आपने बना रखी है। तो ये बात ठीक नहीं है। आप बात करते हो देश पहले है, दल बाद में है, तो आपने क्या नीति अपना? बने रहिए 10 मिनट का समय और बने रहिए हमारे साथ। निखिल खत्री जी जरा हमें आप ये बताइए भाई, मुझे आप दीजिए आज ना। निखिल खत्री जी जरा हमें बताइए कि भाई ये इतना बड़ा बिल पास हो गया, विधेयक और कानून बनने जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम पर अटैक है माइनिंग के बिल को लेकर के। आपने संसद में जाकर के चर्चा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? जिस तरीके से FCRA बिल पर आप लोगों ने दबाव बनाया, उसको JPC को भेजना पड़ा, इसको क्यों नहीं आपने इतना दबाव बनाया कि वो JPC को जाए, या बिल सरकार को बिल पेश ना कर, सरकार बिल पेश ना कर सके? निखिल जी सबसे पहले प्रदीप जी, आपको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कम से कम आपने इन चीजों को माना तो थी कि सरकार कैसे, किसी की आड़ में सरकार कैसे बिल पेश करती है और सरकार उन्हें पास करा देती है। 10 बिल तो सरकार में ऐसे पास हो गए प्रदीप जी, जो मात्र 15 मिनट के अंतराल में ही पास करवा दिए गए। कोई मतलब उस पर चर्चा सरकार द्वारा नहीं करवाई गई है। मात्र 5-6 उनके मंत्री बोले और कोई बोला ही नहीं। तो कम से कम आपकी तो हम बहुत वो मानते कि कम से कम आपने सरकार से पूछा तो सही कि भाई आप इन बिलों में क्या लेकर आ रहे हैं। और जहां पर अगर आप बात पार्लियामेंट की करें, जहां पर इनके जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो तो एक बहुत बड़ा त्योहार मना रहे हैं। वो हर जगह ये कह रहे हैं कि इस बार पार्लियामेंट बहुत अच्छी रही, पार्लियामेंट ने बहुत डिसीजन ली। पर इस पर भी ये बात होनी चाहिए कि इस बार मात्र राज्यसभा मात्र 39% उसकी प्रोडक्टिविटी रही। और निखिल जी सत्ता पक्ष तो अपने, सुन लीजिए निखिल जी, सत्ता पक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा और ऊपर से बोल भी रही है। निखिल जी सत्ता पक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा, उसको जो सबसे महत्वपूर्ण बिल पास कराना था उसने करा लिए, और आप लोग हो हंगामा करते रहे। निखिल जी नहीं, हमारी सबसे पहले ये मांग थी कि गृह मंत्री जी माफी मांगे, गृह मंत्री जी क्रेडिबिलिटी सेट करे कि उस समय जंतर मंत्र पे क्या होता, पर गृह मंत्री जी नहीं कर पाए। और जो बिल पास हुए वो बिल पास हो गए, क्योंकि हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हंगामा क्यों? जब बिल पास हो गए आपके बिना तो हंगामा क्यों? अब आप लोग क्यों बता रहे हैं कि ये फेडरल सिस्टम पर अटैक है? जी भी, जगदम्बिका पाल जी पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं लोग। नहीं निखिल जी सवाल ये है, निखिल जी सवाल ये है, जब वो बिल पास हो गया तब आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं कि फेडरल सिस्टम पर अटैक है? पास हो गया तो आप उसको करिए उसमें। चलिए पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी बताइए भाई, आप बिल किसने पास किया जी? आप मुझे बता दें, क्या ये बिल बीजेपी ने पास नहीं करवाया? इन्होंने, अरे तो इसीलिए तो उनको चाणक्य कहा जाता है ना। आप हंगामा करते रहे, वो लोग काम करते रहे, यही तो चाणक्य की नीति है। तो आप इस पर बात कीजिए ना कि बीजेपी कैसे, चाणक्य की नीति यही है कि विपक्ष हंगामा करता रहे और सत्ता पक्ष अपना काम करता रहेगा। जी
चलिए पवन रावत जी बताइए, क्या ये बात सही है कि यही चाणक्य की नीति है कि विपक्ष हंगामा करता रहे, सत्ता पक्ष अपना काम करता रहेगा? नहीं नहीं प्रदीप जी है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं जैसे आपसे पहले से कह रहा हूँ ना, फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, विपक्ष बिना किसी तैयारी के प्री प्लान प्रोपेगेंडा के साथ में आता है, उसको पीछे से एक नैरेटिव सेट किया जाता है एक टूल किट के माध्यम से, और इनको खाली हंगामा बरपाना है और जनहित के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझिए। दूसरी बात आप ये समझिए, बहुत लंबे समय से पत्रकार लिखित जी, आप अपनी स्क्रिप्ट बाद में पढ़िएगा, मुझे बात करने दीजिए। मुझे पता है आपका बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, आपने वो पूरी नेट से निकाल लिया, आप उसको इतना पूरा नहीं कर सकते, आप मन से नहीं बैठेंगे। देखिए प्रदीप जी भाई साहब, देखिए मैं किसी के विषय में बोलता हूँ क्या? बोल नहीं रहे निखिल खत्री जी, आपकी बात हो गई, जरा पवन जी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। भाई पवन जी अपनी बात रखिए जी। नहीं, ये गलत विषय है ना, जब आपको समय दिया प्रदीप जी ने, पूरा विषय आप अपना पूरा एक बार पढ़ लेते, ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको फिर बता रहा था, सत्ता का काम। निखिल जी रुकिए भाई, प्रदीप जी निखिल जी रुक जाइए भाई, ये उसूलों के खिलाफ है, बात नहीं है। आपसे अनुरोध कर रहे हैं पवन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, सत्ता पक्ष के लोग हैं भी, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। हाँ पवन जी। जी तो मैं आपको बताता प्रदीप जी कि ये लोग जब भी संसद में, पहले जमाने में जब संसद जाया करते थे या जो लोग थे, तो प्रश्न है या लिस्टेड जो भी प्रोग्राम है वो सारे सांसदों को दिए जाते हैं। वो संसद की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध होते हैं। उसमें उससे आप बताइए, कभी भी कोई भी चीज अचानक संसद में नहीं दी जाती। संसद में किसी भी चीज को देने के लिए या पेश करने के लिए पहले से लिस्टेड दिया जाता है, उसे पढ़ा जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन इनको तो उस बात से फुर्सत ही नहीं है ना। ये तो इनके रटे रटाए मुद्दे हैं। बाहर जाकर के पर्चा लेके खड़े हो जाएंगे, एक आदमी दान पेटी लेके खड़ा हो जाएगा, एक आदमी राम मंदिर, एक दल है वो केवल अपनी वो सब बात ठीक है पवन जी, लेकिन वो सब चीजें कर रहे हैं। एक मिनट अंकुर भाती जी, एक मिनट आ रहा हूँ, जरा पवन जी सवाल ले लूं। पवन जी क्या मामला, विपक्ष ये कह रहा है कि हर चीज आप वन नेशन वन कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, नीट की परीक्षा हो तो वन नेशन वन नीट की परीक्षा, अब खनन का मामला हो तो वन नेशन वन खनन, तो ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा क्या? देखिए सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना काम होता है वो केंद्र से ही चलता है। आप समझिए ना कि केंद्र ही सभी राज्यों को समान रूप से आर्थिक सहायता जब भी राज्यों को देनी, उनके पास भी पैसों का सिस्टम है, वो भी टैक्स लगाते हैं भाई, राज्य सरकारें अपना अपना टैक्स लगाती भी है जी, अपना लगाती है। लेकिन आप समझिए ना, उन राज्य, बहुत सारे राज्य, हमारे सभी राज्य सक्षम नहीं है। एक तरफ हमारी तरफ पंजाब जैसा, अगर हमारे पास में पंजाब और आपकी मंशा यही है क्या? बड़े राज्य हैं, अपने आप में पवन रावत जी और गरीब राज्य भी है ना। अच्छा अंकुर भाती जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, जरा सुन लीजिए। बताइए भाई अंकुर भाती जी, अपना सवाल पूछिए। पवन जी ये बताइए, स्वागत है आपका, बताइए। इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहाँ पे वो खुद भी खुद टैक्स से वंचित रहे, केंद्र सरकार टैक्स वसूल, कहाँ का न्याय है? रही बात, आप बार बार कह रहे हैं कि बिल को उन्होंने पास करा दिया, 10-15 मिनट में आपने बिल को लाया और तुरंत उसको पास कर दिया, ये कौन सा न्याय है? और रही बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं सारी चीजें संचालित केंद्र सरकार करती है। नहीं साहब, सारी चीजें केंद्र सरकार नहीं संचालित करती है। स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना पावर होता है, उसके पावर को आप छीनने का क्यों आप तैयारी करके बैठे हैं? आप बार बार नहीं, गलत आरोप आप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार कभी भी राज्यों के किसी भी अधिकार का हनन नहीं कर रही है। कुछ चीजें, कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो आयात निर्यात और कई व्यवस्थाएं होती हैं जिसका राज्य सरकार के हिस्से की सारे पावर्स आप छीनने के प्लान में हो, और धीरे धीरे करके पवन जी आपने शिक्षा जैसी अगर आपके मुख्य बिंदु से एक बात ये निकली होती पवन जी, वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, तो शायद मुझे अच्छा लगता है। लेकिन शिक्षा जैसी प्रणाली में आप इस तरह का काम नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस तरह, चलिए ठीक है, नहीं इस तरह के, थैंक यू सर, लेकिन इस तरह की सोच ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। शिक्षा जैसी सामग्री पर 18% टैक्स लगाती है। ये बताइए इनका कौन सी जगह पे ये ले जाना चाहते हैं? ठीक है, इस देश को अगर शिक्षा जैसी प्रणाली से आप आगे नहीं ले जा सकते तो क्या सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होकर आ जाएंगे? अंकुर भाती जी, आप एक चीज हमें ये बता दीजिए, हम वापस अपनी डिबेट पे उसी मुद्दे पर आते हैं। कौन शर्मिंदा हुआ? लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ कि शर्मिंदा? देखिए जी, शर्मिंदा मुद्दों को करने वाले हो गए।
जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन मुद्दे को उन्होंने हल्के में ले लिया। जो छात्रों पर पहले गन चला गया, इसका ना जवाब देकर शर्मिंदा ये सरकार हुई है, ना कि विपक्ष हुआ है। विपक्ष को इस बात की ग्लानि है कि हम कहीं ना कहीं सरकार की जो कलई है हम खुलने में सफल रहे हैं। आप एक बात बताइए, राम के नाम पर किसने लिया था? निखिल खत्री जी आप बताइए कौन शर्मिंदा हुआ? जी ठीक है, हो गई बात। राम के नाम पर सुन लीजिए, राम के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, तो धर्म की रक्षा का जिम्मेदारी इन्होंने लिया। लेकिन अगर चंदा चोरी किया, 4.5 करोड़ कांवड़िए जा रहे हैं, उनका फूल तो बरसाया जा रहा है, धर्म की रक्षा और कैसे होगी? राम मंदिर बन गया है और कृष्ण मंदिर के लिए आह्वान हो गया है कि दिसंबर में कृष्ण राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। निखिल खत्री जी आप बताइए कौन शर्मिंदा हुआ? आ रहा हूं अंकुर जी, आपके पास आता हूं। निखिल खत्री जी आप बताइए जल्दी से, आपने क्या बोला है? आप फिर से कौन शर्मिंदा हुआ, जल्दी बताइए। समय चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से रखना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। संसद चलने नहीं दिया। सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो भारतीय जनता पार्टी लोग और आरएलडी वाले क्या हाथ उठा रहे हैं। आप आरएलडी वाले से इन्होंने लाठीचार्ज करवाई है। इनको तो बीजेपी वाले कुछ मानते भी नहीं है। इनको तो बीजेपी वाले अपना ऐसा मानते हैं कि कभी भी इनको कोई भी चकमा दे सकते हैं। पर सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो हम खुद हमारे देश की जनता हुई है। ठीक है अंकुर सक्सेना जी, निखिल जी बात हो गई आपकी। अंकुर सक्सेना जी अपनी बात रख लीजिए और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि कौन शर्मिंदा हुआ। उनको जनता भगोड़ा वो कह रहे सत्ता पक्ष शर्मिंदा हुआ। ठीक है निखिल जी बात हो गई आपकी। अंकुर सक्सेना जी। संदीप जी सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी देश को वजह यह है कि पार्लियामेंट में 7वीं अनुसूची में 3 तरीके की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पे कोई भी उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, वो हो गई अंकुर जी, वो 3 लिस्ट की बात हो गई। आप तो हमें ये बता दीजिए, ये संसद नहीं चली इसलिए शर्मिंदा कौन हुआ? स्पष्ट होना जरूरी है। हनन जो है वो संघ सूची का विषय है, प्रविष्टि संख्या 54 के रूप में संघ सूची पे है, इसलिए राज्यों की सरकार के द्वारा ये बात कहा जा रहा है कि उसका हक माना जा रहा है, तो उनके द्वारा ठीक है, अच्छी बात कही। पवन जी जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास में, अपनी बात रख लीजिए। शर्मिंदा कौन हुआ? देखिए मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगा प्रदीप जी कि लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ। बताइए भाई त्रिपाठी जी, आप बताइए। सुनील त्रिपाठी जी कौन शर्मिंदा हुआ? कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा सत्ता पक्ष शर्मिंदा हुआ, वो कह रहे हैं लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ। प्रदीप जी सबसे पहले मैं अंकुर जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि हमारी मुहिम में आज अंकुर जी शामिल हो गए। वन एजुकेशन वन नेशन, मैं तो इस मुद्दे बहुत दिन से उठा रहा हूं। और यार राहुल जी से कहिए ना कि मंच पे आके कहें अगर मेरी सरकार आती है यूपी से लेकर दिल्ली तक तो वन एजुकेशन वन नेशन मैं लागू करूंगा। चलिए ठीक है, ये बात ठीक है, बिल्कुल बड़ी बात है, ये आपने बिल्कुल बड़ी बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ठीक है सुनील त्रिपाठी जी मेरी बात भी सुन लीजिए, थोड़ा लोकतंत्र का लिहाज रखिए, मेरी बात भी सुन लीजिए थोड़ी। मामला यही है कि कहा यह जा रहा है कि भाई ना तुम जीते ना हम हारे, लेकिन लोकतंत्र हार गया। शर्मिंदा अगर हुआ तो लोकतंत्र हुआ, चाहे जेएनजी का मामला हो, चाहे सत्ता पक्ष का मामला हो। सत्ता पक्ष ने अपना काम किया, विपक्ष ने हंगामा किया, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसमें पूरी हद तक काफी हद तक वो कामयाब रहा। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र का शर्मिंदा हुआ, जिस तरीके से 180 करोड़ रुपए हमारे देश के लोगों के टैक्स के पैसे बह गए, ये वो लोग भी शर्मिंदा जरूर होंगे और जरूर ऐसे सांसदों पर लानत मलानत भेज रहे होंगे जिनको वहां भेजा गया था उनके मुद्दों की बात करने के लिए, लेकिन वो लोग इस तरीके से अपना व्यवहार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ना तुम जीते ना हम हारे, और हारा तो लोकतंत्र हारा। हम इस मुद्दे की बात में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। बहस हो, सरकार बहस से हटना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के। इरादा था कि आम लोगों की बात पर चर्चा न हो, तो ये डिमांड करते हैं, बाद में जब डिमांड स्वीकारते हैं बाद में भाग जाते हैं। 15 ऐसे विषय थे क्षेत्र से लेके प्रदेश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, जिन पे सरकार से जवाब मांगने थे। क्या करें, राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार से संसद को चलने नहीं देना चाहते। ये पूरी बीजेपी
नाच नाच के बिल पास कर रही है।